तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, अब ये समझो फ्रेंड्स कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैश फ्लो पर, आपको 10 से 14 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, डिपेंडिंग के वो छोटा क्वेश्चन आ रहा है या बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का। तो फ्रेंड्स समझना, जो हमारा टॉपिक का नाम है कैश एनालिसिस, राइट। तो इसमें से फ्रेंड्स एक को समझते हैं, ध्यान से देखना। वर्ड कैश है, राइट। तो फ्रेंड्स कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। अब फ्रेंड्स कैश का मतलब आप सबको मालूम है, कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, राइट। तो कैश इक्विवेलेंट यानी क्या है? तो फ्रेंड्स कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये कैश नहीं है लेकिन कैश से कम भी नहीं है, राइट। जैसे आई कैन टेक एन एग्जांपल कि फ्रेंड्स हमारे पास चेक है, राइट, चेक्स इन हैंड है। तो चेक्स इन हैंड अगर हमारे पास है तो फ्रेंड्स समझना ये इक्विवेलेंट है, राइट। डिमांड ड्राफ्ट हमारे पास है तो समझना ये कैश इक्विवेलेंट है, राइट। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, राइट। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसको डिफाइन करता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी 3 मंथ है, 3 मंथ या उससे कम। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने किया है कि जो 3 महीने के अंदर आप चाहो तो उसको रिडीम कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे? कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो फ्रेंड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश इन हैंड, स्टेट बैंक, चेक्स इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, राइट, ये सारा कैश टर्म में आता है। ठीक है, अब देखना फ्रेंड्स फ्लो यानी क्या। फ्रेंड्स फ्लो का मतलब होता है चेंज। जैसा पानी फ्लो होता है ना, वाटर फ्लो होता है। तो वाटर फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, राइट। तो फ्लो वर्ड हम लोग यूज करते हैं चेंज। अब चेंज यानी क्या? तो फ्रेंड्स अकाउंट्स के अंदर जब भी हम चेंज वर्ड बोलेंगे ना, तो फ्रेंड्स चेंज का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, राइट, और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? चेंज। अब यहां पे हम किसके चेंज? तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कैश के चेंज की, है ना। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस से फॉर एग्जांपल 10,000 है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश का ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस मान लो 15,000 है, राइट। तो इसका जो डिफरेंस है 5,000, ये डिफरेंस को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? चेंज, यानी कैश कितना चेंज हुआ। अब चेंज वर्ड में इंक्रीज भी आता है, डिक्रीज भी आता है। अगर आपकी क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस कम है तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अभी जो मैंने बोर्ड पे एग्जांपल बताया, ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग मतलब 5,000 से हमारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है, फ्रेंड्स इसको हम इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। मान लो ओपनिंग 10,000 है और क्लोजिंग 8,000 है, यानी हमारा कैश 2,000 से डिक्रीज हो गया, कैश इक्विवेलेंट 2,000 से डिक्रीज हो गया, राइट। तो चेंज वर्ड के अंदर इंक्रीज भी आता है, डिक्रीज भी आता है। ठीक है, थर्ड एनालिसिस यानी क्या? फ्रेंड्स कैश फ्लो अगर आप दोनों को मिला के रीड करेंगे ना, तो देखो कैसे वर्ड आएगा। कैश यानी क्या? फ्रेंड्स कैश फ्लो का मतलब हो गया चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट।
अब एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ये जो कैश फ्लो में चेंज आया, मतलब हमारा कैश या तो इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ, राइट? तो ये इंक्रीज और डिक्रीज के रीजन क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग सोचो कि कैश बढ़ रहा है या कैश घट रहा है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं, राइट? तो हो सकता है कि हमारा सेल ज्यादा हुआ, राइट? सेल ज्यादा होगा तो कैश बढ़ेगा। हो सकता है कि हमने फिक्स असेट सेल किए होंगे, फिक्स असेट सेल करेंगे तो भी कैश आएगा। हो सकता है आपने लोन लिया होगा, शेयर इशू किया होगा, ये सारे रीजन है कैश बढ़ने के, राइट? तो कैश कम होने के रीजन क्या है? तो आपने मशीनरी परचेज की होंगी, रॉ मटेरियल होगा, डिबेंचर शेयर का रिडम्पशन किया होगा, राइट? तो ये सारे रीजन है कैश आउटफ्लो के। तो इनफ्लो कितना हुआ, कैश का आउटफ्लो, उसके रीजंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? ये रीजंस को एनालाइज कर रहे हैं। अब एनालाइज का मतलब एक तो ये हो गया कि क्या रीजन है कैश आने के और जाने के, इंक्रीज होने के या डिक्रीज होने के, राइट? सेकेंड फ्रेंड्स, एनालिसिस हमको हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग में। अब देखो फ्रेंड्स, फ्यूचर प्लानिंग कैसा, मान लो कि हमको आज से 5 साल बाद एक बड़ी मशीनरी खरीदनी है या बड़ा प्लांट ओपन करना है, तो उसके लिए हमको कैश अरेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास फ्यूचर में उतना कैश अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, उसका भी हम प्रोजेक्शन लगाते हैं, राइट? और अगर फ्यूचर में कैश अवेलेबल नहीं रहने वाला है तो वो कैश को कैसे करना अभी से, राइट? ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड, राइट फ्रेंड्स, कैश आइडल रहे हमारे पास, ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है? और फ्रेंड्स कैश अगर हमारे पास शॉर्ट में रहे, ये भी अच्छा नहीं है। समझना, कैश आइडल है इसका मतलब हमारे पास कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, कैश हमारा इंक्रीज हुआ, कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा कैश बैलेंस अगर होता है फ्रेंड्स तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होती है? मान लो कि मेरे पास कैश इन हैंड 10 लाख रुपीस का रखा हुआ है, राइट? अब ये 10 लाख रुपीस का कैश अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे तो मुझे रिटर्न मिलता था, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलता था। पर अब क्योंकि मैंने वो कैश को इन्वेस्ट नहीं किया है, आइडल रखा है, इसका मतलब जो मुझे प्रॉफिट मिल सकता था वो प्रॉफिट नहीं। इसका मतलब फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जब भी आप आइडल कैश आपके पास रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। दूसरा, अगर आपके पास कैश बहुत कम है तो ये भी अच्छा नहीं। बहुत कम रहेगा तो आपके जो पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस है ये आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। जैसे लोन का रीपेमेंट करना है और मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स पे करना है, सैलरी वेजेस पे करना है, रेंट पे करना है और मेरे पास कैश कम है, तो ये अच्छा नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, राइट? तो एनालिसिस को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एनालिसिस मतलब रीजन फाइंड आउट करना इनफ्लो आउटफ्लो का, एनालिसिस मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करना, और आइडल कैश है या शॉर्ट कैश है ये फाइंड आउट करना, राइट? तो फ्रेंड्स ये सारा एनालिसिस में आता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कैश फ्लो एनालिसिस का, ठीक है? तो मीनिंग हो गया हमारा। मीनिंग के बाद पे आते हैं डेफिनेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से पहला कैश का डेफिनेशन। कैश में मैंने बताया था फ्रेंड्स, कैश का मतलब होता है, शॉर्ट में बताऊं तो कैश और कैश एट बैंक। पर आपको याद रखना है कैश एट बैंक का मतलब फिक्स डिपॉजिट में कैश रखा है तो उसको कैश एट बैंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में रखा है तो आप वो जब चाहे तब निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? तो कैश इन हैंड और कैश इन करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैश। अब कैश इक्विवेलेंट, तो मैंने आपको बताया कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो वेरी वेरी क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेक्स अगर आपके पास है तो वो कैश इक्विवेलेंट है। डिमांड ड्राफ्ट है और वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट,
देखो, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और एक वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म मतलब जिसकी मैच्योरिटी 1 साल, शॉर्ट टर्म मतलब जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है, और वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम है। तो फ्रेंड्स, हमको वो 3 महीने से कम वाला देखना है। 3 महीने से कम वाला इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी हम कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर नंबर 3 देखना। नंबर 3 कैश फ्लो। मैंने कहा कैश फ्लो, फ्लो का मतलब चेंज होना, तो कैश फ्लो का मतलब होता है चेंज इन कैश इक्विवेलेंट, राइट। और फ्रेंड्स, चेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चेंज जो है इंक्रीज को भी बोल सकते हैं और डिक्रीज को भी बोल सकते हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कैश फ्लो एनालिसिस में तो आपको समझना है कि कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर हमको कैश फ्लो में चेंज कितना हुआ ये बताना है, कैश फ्लो का चेंजेस बताना है, राइट। और इसको हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा फाइनेंसिंग कैश फ्लो, हम इन्वेस्टिंग कर देंगे, थर्ड फाइनेंसिंग है, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, और तीसरा फ्रेंड्स फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी समझना, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या ये समझ लो पहले। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कैश अकाउंट बनाया होगा। अभी कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, खाली एक रिमाइंडर दे रहा हूं। कैश अकाउंट हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में इनफ्लोज दिखाते हैं, है ना, कहां कहां से कैश आया। क्रेडिट साइड में हम लोग आउटफ्लोज दिखाते हैं, कैश कहां कहां गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना, हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है। ठीक है, तो जो कैश फ्लो चेंज, जो कैश फ्लो का चेंज हम बताने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर, वो स्टेटमेंट में हमको कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग कैश फ्लो, राइट। अब फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ऑपरेशन से जनरेट हुआ कैश आएगा। ठीक है, अब ऑपरेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। कोई भी बिजनेस एक उसका मेन प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होता है किसी भी बिजनेस का, राइट। जैसे अगर हम रिलायंस का एग्जांपल ले, जियो का, उसका मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किससे, डेटा से या मोबाइल सर्विस से, तो उसका कैश फ्लो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशन। अगर मैं हमारा एग्जांपल क्लास का, तो पढ़ाने, हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राइट। तो टीचिंग करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा या जो भी हमको रेवेन्यू मिलेगा, इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, बच्चों से फीस आ रही है, ये हमारे लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ठीक है, मान लो कि कोई फर्नीचर बना रहा है, तो उसको फर्नीचर बनाने के लिए कैश आउटफ्लो हो रहा है, और फर्नीचर बेचकर जो कैश इनफ्लो हो रहा है ये उसके लिए ऑपरेशन रहेगा। बैंक हो गया, बैंक के लिए ऑपरेशन क्या रहेगा, तो बैंक लोन दे रहा है, लोन ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये बैंक का ऑपरेशन हो गया, राइट। तो किसी भी बिजनेस का, एंटरप्राइज का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ है, उससे जो जनरेट होता है कैश फ्लो, उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो, राइट। अब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, तो फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग के अंदर सिंपल बताऊं तो फिक्स असेट खरीदा या बेचा, फिक्स असेट खरीदा या बेचा, वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी, राइट। और फिक्स असेट्स मतलब उसमें टेंजिबल भी आ गया
इंटेंजिबल भी आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मशीनरी खरीदता हूं या मशीनरी बेचता हूं, राइट, पेटेंट खरीदता हूं, पेटेंट बेचता हूं, यहां से जो कैश फ्लो होगा ये इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आएगा। अच्छा, फाइनेंसिंग कैटेगरी में क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, अगर मैं शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इश्यू करता हूं या उसका रिडम्पशन करता हूं, ये फाइनेंसिंग कैटेगरी में आएगा। मतलब लॉन्ग टर्म फंड रेज करना। अगर मैं लोन ले रहा हूं या लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी में हमको डिवाइड करना है, राइट। अब देखते हैं इसमें एक एक में क्या क्या आएगा। तो ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो फ्रेंड्स समझना, सबसे पहले क्या बोला हुआ है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल बताए इसके, और एक एग्जाम्पल देता हूं इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी है, उसका मेजर प्राइमरी रेवेन्यू ऑपरेशन क्या है? पॉलिसी इश्यू करना, राइट। अब उसको क्या क्या कैश फ्लो आता होगा सोचो, पॉलिसी से रिलेटेड। तो प्रीमियम आता है, वो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। क्लेम्स वो पे करता है, ये उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, राइट। और ऐसा कैश फ्लो ऑपरेटिंग कहलाता है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, राइट। चलो इसके एग्जाम्पल देखना बहुत ध्यान से। पहला, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, राइट। तो फ्रेंड्स, कोई भी एंटरप्राइज अपने गुड्स बेचकर या सर्विस देकर जो भी कैश जनरेट करता है में आएगा। सीए है मान लो, तो सीए सर्विस दे रहा है, सीए में है सर्विस दे रहा है, तो क्लाइंट से जो पैसा आएगा वो ऑपरेशन में जाएगा। सेकंड, कैश रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से, राइट, ये सारा ऑपरेशन में जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब फ्रेंड्स देखो, मान लो एक ट्रेडर है, मोबाइल का ट्रेडर है, राइट। तो वो मोबाइल खरीदेगा, मोबाइल बेचेगा, तो मोबाइल बेचकर जो पैसा आया वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा। लेकिन मोबाइल खरीदेगा तो उसका जो पेमेंट वो करेगा वो भी ऑपरेशन में आएगा। यानी हम गुड्स खरीदेंगे, वो भी ऑपरेशन में जा रहा है, गुड्स बेच, वो भी ऑपरेशन में जाएगा, राइट। उसके बाद कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। यानी फ्रेंड्स, हम लोग एम्प्लॉइज का जो पेमेंट करते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं, राइट, ये सारा भी ऑपरेटिंग में जाएगा। उसके बाद देखना फ्रेंड्स, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज। ये मैंने एग्जांपल दिया था, प्रीमियम, रिसिप्ट है, ऑपरेटिंग इनफ्लो, क्लेम्स पे करेंगे, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, ठीक है। उसके बाद देखना, कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, मेरे साथ एक नोट लिखना स्टार्ट करना। एक नोट लिख लेना फ्रेंड्स। देखो, जब भी क्वेश्चन में टैक्सेस आएगा, ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा, अगर ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पेड है या रिफंड है, इनकम टैक्स पेड और रिफंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहलाएगा। मैं शॉर्ट में सीएफ लिखूंगा, सीएफ यानी कैश फ्लो। उसके बाद फ्रेंड्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी,
राइट। इसको हम शॉर्ट में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बोल सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, राइट। फ्रेंड्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहलाएगा। अब क्यों फाइनेंसिंग, तो इसका लॉजिक समझना फ्रेंड्स। जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड दे रहे हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रिलेशन देखो कैसा है। हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रहे हैं क्योंकि डिविडेंड देना पड़ रहा है, और डिविडेंड दे रहे हैं क्योंकि हमने शेयर इशू किया हुआ है, और शेयर इशू करना फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हमको फाइनेंसिंग में दिखाना है, ठीक है। चल, उसके बाद जी देखना, कैश आउटफ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड ऑन वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है फ्रेंड्स। और एक एक नोट लिखना मेरे साथ, नोट नंबर 2, अगर इंटरेस्ट आता है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल लोन का है, यानी हमने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, राइट। या दूसरा हो सकता है बैंक से हमने शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन लिया है, राइट, या हमने डिबेंचर इशू किए हैं, इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगा। क्यों ऑपरेटिंग में जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल लोन लिया जाता है ऑपरेशन के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वेजेस देने के लिए, राइट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर है, तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। लॉन्ग टर्म सोर्स है ना, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स, तो फाइनेंसिंग कैटेगरी में जाएगा, इसको हम फाइनेंसिंग कैश फ्लो बोलेंगे। तो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, तो आप समझ जाना ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट पेड ऑन वर्किंग कैपिटल लोन, तो आप समझना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था इन्वेस्टिंग के अंदर फिक्स एसेट खरीदा या बेचा, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं, ध्यान से देखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन, राइट, एक्विजिशन यानी परचेस करना, एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी सेल करना, ऑफ लॉन्ग टर्म असेट, राइट। नाउ लॉन्ग टर्म असेट यानी फिक्स असेट, राइट। और फ्रेंड फिक्स असेट का मतलब इसमें टेंजिबल भी आ गया एंड इनटेंजिबल भी आ गया, ठीक है। एंड अदर इन्वेस्टमेंट, राइट। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी परचेस सेल करते हैं, ये भी इसके अंदर आएगा, राइट। तो इसका मतलब टेंजिबल फिक्स असेट, इंटेंजिबल फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, सेल करेंगे आएगा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, राइट। तो फ्रेंड्स देखना फटाफट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड देखना, कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी
अदर देन एडवांसेज एंड लोन्स मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, राइट। फ्रेंड समझो, हमारी कंपनी ने किसी को कैश दिया एडवांस में, राइट, या किसी को लोन दिया, तो आप समझो फ्रेंड, लोन दे एसेट है और लोन लेना लाइबिलिटी है, राइट। तो हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो आपको समझना है हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो एसेट्स से जो कैश जनरेट हो रहा है, और वो भी कोई भी एसेट नहीं है, लॉन्ग टर्म एसेट, राइट। लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, नॉन करंट बोल सकते हैं। इसमें आप नोटिस करना, करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट से जो कैश आएगा या जाएगा वो इन्वेस्टिंग है, राइट। तो लोन अगर किसी को दिया है, को लोन दिया था, उसने हमको वो लोन लौटाया, लोन हमको वापस किया, राइट। तो ये सारा इन्वेस्टिंग में जाएगा। आपने लोन लिया है तो फ्रेंड्स लाइबिलिटी है, फाइनेंसिंग में जाएगा। हमने लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो ये एसेट है, राइट, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और समझना, ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, राइट। अब फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब होता है बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर बैंकिंग कंपनी लोन देती है, राइट, तो ये उसका ऑपरेशन है, याद करो। तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में नहीं। तो कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है, जैसे कोचिंग क्लास हो गया, राइट, या बहुत सारे जितने भी नॉन बैंकिंग है, अगर किसी को लोन देते हैं तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। बैंकिंग अगर किसी को लोन देता है तो फ्रेंड्स वो उसके ऑपरेशन में जाएगा। आगे, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, राइट। तो फ्रेंड्स समझना, हमने जिसको लोन दिया था ना, उसने वो लोन हमको वापस किया, राइट। तो ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। आप किसी को लोन दे रहे हो, ये भी इन्वेस्टिंग है, और वो अगर आपको पैसा वापस कर रहा है जो आपने लोन दिया था, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड अगर है तो ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। हाँ, इस पे एक नोट लिखो आप, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फ्रेंड्स ये हमको मिलता भी है और ये हम पे भी करते हैं, राइट। अब समझो, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, ये कब होगा? जब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट किया तभी तो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलने वाला है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। अगर मिला, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, राइट। अगर आपने पे, तो सोचो ना, आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है तो किसको पे किया होगा? जिससे फाइनेंस लिया है उसको पे किया है, राइट। शेयर होल्डर से फाइनेंस लिया तो उनको डिविडेंड देंगे, बैंक से लोन लिया तो उनको इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, जब पे करते हैं ना, तो ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहा जाता है, राइट। तो अगर आपको मिला तो आप समझो कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, और आपने दिया तो ये आपके लिए फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, लास्ट हमारा कैश फ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने बताया था, पहली बात तो आप याद रखो, ये लाइबिलिटीज साइड वाला है, राइट। इन्वेस्टिंग एसेट साइड का है और फाइनेंसिंग लाइबिलिटी साइड का है। लाइबिलिटी साइड से भी कौन सी फ्रेंड्स? करंट छोड़कर, करंट लाइबिलिटी छोड़कर, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट।
तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज साइड नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, ठीक है। एक 2 मिनट खाली देखना, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट एनालिसिस बताता हूं। फ्रेंड्स हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। राइट। तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में मान लो फिक्स असेट्स है और करंट असेट्स है। लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है। राइट। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, करंट असेट्स में क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट। तो फ्रेंड्स नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं ये सारे के सारे फाइनेंसिंग कैश फ्लो में जाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होता है। राइट। ये सारा नॉन करंट लाइबिलिटी में होता है, ठीक है। तो यहां से जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो सारा का सारा फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। जैसे शेयर इशू किया, कैश आएगा फाइनेंसिंग में। शेयर का रिडम्पशन करो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो, इक्विटी शेयर का बायबैक करो, कैश जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। लोन लिया और वो लोन का रिपेमेंट करते हैं में जाएगा। राइट। अच्छा, फिक्स एसेट, एसेट साइड देखना, इसमें जो फिक्स एसेट्स है फ्रेंड्स, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। अब इसमें टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा खरीदा या बेचा। राइट। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब रहा सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट में एक्सपेंसेस दिखा रहे, राइट, डेबिट में एक्सपेंसेस दिखा रहे, क्रेडिट में इनकम दिखा रहे, ये बचा, करंट लाइबिलिटी बचा हुआ है और करंट एसेट बचा हुआ है। राइट। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। जो हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो कहां से निकालेंगे, एक तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे, करंट लाइबिलिटी यूज करेंगे, करंट एसेट यूज करेंगे, यहां से हमको हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है। तो चल फटाफट देखते हैं फाइनेंसिंग में क्या आएगा। नंबर 1, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। राइट। तो फ्रेंड्स शेयर इशू किया या अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी डिबेंचर इशू किए, बॉन्ड इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए। राइट। ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बी, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, लोन, नोट्स, बॉन्ड्स, राइट, और अदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारा कैश आएगा तो भी फाइनेंसिंग, अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, तो भी फाइनेंसिंग। ठीक है। उसके बाद कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, ये वही है, लोन लिया था, लोन का रीपेमेंट हो रहा है, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड अगर है, याद करो मैंने बताया था नोट नंबर 3 में, इंटरेस्ट डिविडेंड अगर हमको मिलता है तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, हम किसी को देते हैं तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। राइट। उसके बाद फ्रेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, याद करो नोट नंबर 1 था हमारा, इनकम टैक्स है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, ये हमारा डेफिनेशन देखना हो गया। अब कुछ इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं। राइट। ये खाली आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कौन सा कैश फ्लो किस कैटेगरी का है, ठीक है, तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत इजी जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करना, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
खाली आप मेरे साथ रहो और मेरे साथ अगर मैं आपको नहीं भी सुन पा रहा हूं तो भी आप एटलीस्ट बोलो, राइट? चलो देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट? यहाँ पे हमको इन्वेस्टिंग उसने पूछा ही नहीं है, उसने ये पूछा कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है बताओ, कौन सी फाइनेंसिंग है ये बताओ, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखना, पहला परचेज ऑफ मशीनरी, राइट? अब परचेज ऑफ मशीनरी एक्चुअली इन्वेस्टिंग है, उसने बोला नहीं है फिर भी हम बता देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट? फ्रेंड्स सिंपल, फिक्स एसेट परचेज सेल याद रखो, इन्वेस्टमेंट परचेज सेल याद रखो, दो, और किसी को लोन दिया और वो लोन आपको रीपे कर रहा है, राइट? तो फ्रेंड्स ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। सेल ऑफ लैंड फिक्स एसेट है, इन्वेस्टिंग। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स याद करो, नोट नंबर 1 ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स रिफंड हुआ, ऑपरेटिंग, राइट? इनकम टैक्स वर्ड आ गया ना, समझ जाना ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, हाँ? लेकिन कैश होना चाहिए, प्रोविजन नहीं चलेगा। इनकम टैक्स प्रोविजन है तो वो नहीं चलेगा, इनकम टैक्स कैश में दो या गवर्नमेंट से कैश में रिफंड ले लो, राइट? ऑपरेशन, ऑपरेटिंग में जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड याद करो, डिविडेंड पे नोट लिखाया था मैंने नंबर 3, डिविडेंड दिया या इंटरेस्ट दिया, फाइनेंसिंग, ठीक है? डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके डिविडेंड मिलता है ना? इंटरेस्ट दिया, फाइनेंसिंग। हाँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड, राइट? इश्यू करेंगे, फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, राइट? बायबैक करेंगे, फाइनेंसिंग, ठीक है? फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है ना? पैसा वापस करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर का बायबैक होता है, राइट? तो जब हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो हम शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीदते हैं और उनको कैश में पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा फाइनेंसिंग का कैश आउटफ्लो है, ठीक है? फ्रेंड्स वैसा ही दूसरा इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखना, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3, और चौथा कैश और कैश इक्विवेलेंट। यानी हमको इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग बताना है, इन्वेस्टिंग बताना है, फाइनेंसिंग बताना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है? मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं फ्रेंड्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट याद करो, मैंने बताया था, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड और वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। तो फ्रेंड्स देखना, पहला परचेज ऑफ मशीनरी, फिक्स एसेट परचेज किया, इन्वेस्टिंग। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर इश्यू करके पैसा आया, फाइनेंसिंग। हाँ, कैश सेल्स, अब याद करो सेल्स किसका होता है? गुड्स का, और गुड्स हमारा ऑपरेशन है ना? गुड्स सेल करना ऑपरेशन का पार्ट है, ऑपरेटिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन लिया, फाइनेंसिंग। मशीनरी बेची ना, फिक्स एसेट बेचेंगे, खरीदेंगे, इन्वेस्टिंग में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, राइट? अब फ्रेंड्स डेप्टर से पैसा आया, तो डेप्टर से पैसा क्यों आया? क्योंकि हमने उनको क्रेडिट सेल किया था गुड्स का, राइट? जब भी गुड्स एंड सर्विस के वजह से कैश फ्लो होगा वो ऑपरेशन में जाएगा। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड कोई भी कैश फ्लो है वो ऑपरेशन में जाएगा। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ये भी हमको ऑपरेशन के वजह से मिलता है, राइट? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, बेचेंगे खरीदेंगे, इन्वेस्टिंग। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमारा फाइनेंस है ना? शेयर इशू करेंगे या रिडम्पशन करेंगे, फाइनेंस में जाएगा। कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आ गया, ऑपरेशन। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। परचेज ऑफ गुडविल, राइट? तो मैंने बताया था ना, टेंजिबल या इंटेंजिबल,
कोई भी फिक्स एसेट आप परचेस करेंगे या सेल करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स, फिर गुड्स आ गया, ऑपरेशन, राइट। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स डिविडेंड पे किया, हाँ, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर है, फाइनेंसिंग। डिविडेंड मिला होता ना तो इन्वेस्टिंग में जाता था, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी पेड, याद करो वेजेस एंड सैलरी हम क्यों पे करते हैं, राइट। वेजेस पे करते हैं गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट। तो फिर गुड्स की बात आ रही है, ऑपरेशन। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पैटेंट, पैटेंट इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर खरीदा, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, याद करो इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, राइट। पे किया है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, अगर मिलता है तो इन्वेस्टिंग में। हाँ, चलो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ये ऑपरेशन है हमारा, राइट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, गुड्स से रिलेटेड यानी ऑपरेशन। डिविडेंड रिसीव्ड, राइट, ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये चीज समझना, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उसको, वो प्रॉपर्टी को आप एज अ इन्वेस्टमेंट बोलकर होल्ड करते हो, राइट, तो ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम रेंट पे देना ही है, मतलब रेगुलर वर्क आपका, प्राइमरी अर्निंग आपकी रेंट से ही होती है, ठीक है। तो फिर उसको आप ऑपरेशन में भी डाल सकते हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ये गुड्स को सेल करने के लिए खर्चा होता है, फिर गुड्स आ गया, ऑपरेशन। इनकम टैक्स पे किया, ऑपरेशन। डिविडेंड हम पे कर रहे हैं तो ऑपरेशन, मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग। अब सोचो अंडरराइटिंग कमीशन क्यों पे करते हैं हम लोग, शेयर डिवेंचर इशू करते हैं ना, तब पे करना पड़ता है। तो खर्चे का रिलेशन देखो किससे है, पेमेंट का रिलेशन किससे है, फाइनेंस से रिलेशन है, फाइनेंसिंग में जाएगा। रेंट पे किया, ऑपरेशन। फैक्ट्री में गुड्स बनाने के लिए हमने जगह रेंट पर ली है ना, गुड्स का खर्चा है, गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। अब सीए है, सीए में है, कोई ऑफिस चला रहा है, राइट, तो वो ऑफिस चलाने के लिए रेंट अगर देगा तो वो भी ऑपरेशन में जाएगा। ब्रोकरेज पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, सिंपल है फ्रेंड्स, इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो भी फाइनेंस में जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट, फ्रेंड्स अब समझना, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये नेगेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। देखो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है समझना, बैंक में कैश रखा हुआ है, फ्रेंड्स बैंक में कैश रखा हुआ है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो, राइट, पॉजिटिव कैश। लेकिन अगर बैंक में आपका कैश ओवरड्राफ्ट हो गया है तो वो नेगेटिव कैश बैलेंस हो गया ना, तो नेगेटिव कैश बैलेंस तो फिर भी कैश तो है ना, राइट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। कैश क्रेडिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, राइट, देखो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर मैंने बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, राइट, और मैं 3 महीने के अंदर अगर पैसा निकाल सकता हूं तो वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मैच्योरिटी अगर 3 महीना या उससे कम है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये 3 महीना उससे कम है। मैं 3 महीना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है 3 कम मैच्योरिटी है तो उसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान सकते हो, राइट। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, हाँ, तो इनकम टैक्स पे करेंगे तो भी ऑपरेटिंग, रिफंड आता है तो भी ऑपरेटिंग, राइट। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ऑपरेटिंग, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं गुड्स सेल किया उसके वजह से, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर,
तो ये रॉ मटेरियल परचेस किया होगा या ट्रेडर ने गुड्स परचेस किया होगा तो उसको डिस्काउंट मिला होगा, तो इसका रिलेशन भी फ्रेंड्स गुड्स से है, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट समझेंगे, ध्यान से देखना। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, और 2 कॉलम अमाउंट के रहेंगे, एक हमारा इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है, राइट। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहीं से हमको स्टार्ट करना है, फर्स्ट एक्टिविटी से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देखना, इसके अंदर फ्रेंड्स आएगा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पहला अमाउंट, ठीक है। मैं आपको पहले खाली गो थ्रू कर रहा हूं, फिर एक एक अमाउंट पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा अमाउंट है फ्रेंड्स पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मटेरियल, यानी जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उसका पेमेंट हुआ। थर्ड, पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी एम्प्लॉय का पेमेंट हुआ या दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, जैसा रेंट का पेमेंट हुआ, लाइट बिल का पेमेंट हुआ, टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 3 अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला अमाउंट फ्रेंड्स देखना, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। अब फ्रेंड्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर के अंदर 2 अमाउंट्स होते हैं, 2 अमाउंट आते हैं, एक आता है कैश सेल और एक आता है कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, राइट। कैश सेल आपको पता है, वैसे आपको कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स भी पता है, राइट। पर कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स कैसे कैलकुलेट करना ये मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो आपने नोट नंबर 4 लिखना मेरे साथ। नोट नंबर 4 में हम देखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करो। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स हमको फाइंड आउट करना है, राइट। यानी डेप्टर से कितना कैश आया ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे। डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का कंबाइंड अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये अकाउंट में मोस्टली जो होता है, हम खाली वही अमाउंट देख रहे हैं, डिटेल में जाएंगे तो एक पेज भर जाएगा इसमें क्या क्या आता है वो देखने के लिए, राइट। पर एग्जाम में क्या आ सकता है मैं खाली आपको वही बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स एक तो आपने ओपनिंग बैलेंस बता देना डेप्टर्स का और बिल्स रिसीवेबल का मिलाकर, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल दिखाओ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बैड डेब्ट्स दिखाओ, डिस्काउंट अलाउड दिखाओ, ठीक है। बैड डेब्ट दिखाओ, डिस्काउंट अलाउड दिखाओ, राइट। उसके बाद एक आधी लाइन छोड़कर बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग डेप्टर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स अगर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करना, ठीक है। तो हमको डेप्टर्स का और बिल्स रिसीवेबल का कंबाइंड अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लेंगे और क्रेडिट सेल लेंगे, क्रेडिट साइड में बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड और क्लोजिंग कैश, राइट। बैड डेब्ट्स आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा और क्लोजिंग कैश आएगा, ठीक है। और जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, राइट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैंक और बाय कैश, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, राइट। तो फ्रेंड्स जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स रहेगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि ये भी याद नहीं रहता है कि डेबिट में क्या लेंगे, डेप्टर्स के क्रेडिट में क्या लेंगे। ठीक है, तो कितने कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है बहुत बार ऐसा। मैं आपको 2 ट्रिक्स बताता हूं याद रखने की कि अकाउंट में डेबिट में क्या लेंगे, क्रेडिट में क्या लेंगे। फ्रेंड्स, एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको जर्नल एंट्री पास करते आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना आ गई तो कौन से साइड में रिकॉर्ड करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेब्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट सेल। तो एंट्री अगर आपने पास कर ली, आपको समझ में आ जाएगा कि डेब्टर को डेबिट करना है, राइट। सेकेंड तरीका है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो आइटम कहां पे आती है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल आता है क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना हम लोग, तो फ्रेंड्स डेब्टर को डेबिट करना पड़ेगा, यानी ऑपोजिट साइड में आएगा। अच्छा, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, तो फिर डेब्टर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, यानी ऑपोजिट साइड आएगा। या तो आप एंट्री पास कर लो तो आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा कहां लेना है, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आइटम जिस साइड में आता है डेब्टर्स वाले अकाउंट में आकर वो अपोजिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दूसरा इफेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक नोट लिखाता हूं। 3 अमाउंट ऐसे हैं फ्रेंड्स कि जो हमको डेब्टर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपको वो एग्जाम में देंगे कंफ्यूज करने के लिए, पर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। वो लिखो, मैं आपको लिखाता हूं। नंबर वन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। नंबर वन, प्रोविजन डेब्ट्स। नंबर टू, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर नंबर थ्री, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। नंबर थ्री, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। These amounts are not to be recorded in debtors account. These amounts are not to be recorded in debtors account. ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, फॉर्मेट में आ जाएंगे वापस। देखना, फॉर्मेट में हम लोग देख रहे थे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पहला अमाउंट हमारा, इसमें हमको कैश सेल बताना है और कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर्स बताना है। कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर्स अगर नहीं दिया है तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे मैंने बताया, डेब्टर्स और बिल रिसीवेबल का कंबाइंड अकाउंट बनाकर। ठीक है फ्रेंड, दूसरा अमाउंट है हमारा पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मटेरियल। इसमें हम कैश परचेज रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट टू क्रेडिटर। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल खरीदा वो सप्लायर का पेमेंट करना है। तो सप्लायर का पेमेंट 2 तरीके से हो सकता है, अगर कैश में परचेज किया हुआ है तो करना पड़ेगा, और क्रेडिट परचेस किया है तो फिर हम लोग बाद में फ्यूचर में पे करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट परचेज अगर करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं लेना, राइट। क्रेडिट परचेस किया तो जब पेमेंट होगा सप्लायर का, सब्सिक्वेंटली जब हम पेमेंट करेंगे ना क्रेडिटर का, वो वाला फिगर हमको लेना है। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन में पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं दिया है, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर फाइंड कैसे करना, उसके लिए नोट नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करो मेरे साथ, नोट नंबर 5, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो फ्रेंड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का कंबाइंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल का कंबाइंड अकाउंट। ठीक है, चल अब ये अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं ये आपको मालूम है। हाँ, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट परचेसेस दिखाना है। हाँ, क्रेडिट परचेसेस, कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेसेस दिखाना। ठीक है,
उसके बाद फ्रेंड्स डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सप्लायर से डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट भी कौन सा, ये कैश डिस्काउंट। हाँ, यहाँ डेप्टर में भी जो डिस्काउंट था ना, डेप्टर का ये डिस्काउंट भी फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड नहीं कैश डिस्काउंट है, राइट। और यहां जो डिस्काउंट मिला ये भी कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, है ना। ट्रेड डिस्काउंट परचेज सेल में से ही माइनस हो जाता है, पहले ही माइनस हो जाता है, तो ये कैश डिस्काउंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक लाइन छोड़कर कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे क्रेडिटर का और बिल्स पेएबल का, ठीक है। अब जो हमको बैलेंस मिलेगा ना, टू कैश या टू बैंक, तो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर, ये रहेगा पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको फाइंड आउट पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो, ठीक है। तो चल फॉर्मेट पे आ जाओ वापस से। तो पहला अमाउंट था हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इसके अंदर कैश सेल आएगा और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स आएगा, राइट। उसके बाद दूसरा अमाउंट है हमारा पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मटेरियल, इसमें कैश परचेस और पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स तीसरा अमाउंट देखना, तीसरा पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब फ्रेंड्स ये कैसे फाइंड आउट करना, देखो इसके लिए नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, दिया है तो ये कुछ करना नहीं पड़ेगा हमको। तो पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कंबाइंड अकाउंट बना लो, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी लाइबिलिटी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एसेट है, ठीक है। तो पहले मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिखाऊंगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड दिखाऊंगा। मैंने ब्रैकेट लिखा है, हाँ। ये फाइल शेयर भी कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके शेयर कर दूंगा, कॉपी मत करते बैठना। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जो सैलरी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा, राइट, वो अमाउंट मुझे यहाँ पे क्रेडिट में लेना है, अपोजिट साइड लेना है, राइट। क्यों लेना है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अमाउंट होता है ना, वो एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से होता है, वो पूरा पेमेंट नहीं होता, उसमें कुछ कैश कुछ नॉन कैश मिला होता है। तो वो वाला फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड वाला अमाउंट। अब जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे ना और बैलेंस करेंगे, तो डेबिट साइड में हमको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, टू कैश लिखेंगे या टू बैंक लिखेंगे, ये हमारा एक्चुअल पेमेंट, सैलरी, लाइटिंग, रेंट, पावर का बिल, ये सारा एक्चुअल पेमेंट हमको मिल जाएगा। क्लियर है, कमन। अब फ्रेंड्स फिर से फॉर्मेट पे आ जाओ। हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हो गया, पेमेंट टू सप्लायर हो गया एंड पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग ये तीनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे, राइट। तीनों अमाउंट को प्लस करने पर हमको मिलेगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स माइनस करने के पहले का कैश फ्लो। इसका मतलब अब हमको यहां से माइनस करना पड़ेगा, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, राइट। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स कैसे फाइंड आउट करना, हमको इनकम टैक्स पेड वाला फिगर चाहिए, राइट। तो अब हमको नोट नंबर 6 करना है इनकम टैक्स पेड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करो। अगर इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में नहीं दिया है
तो हम क्या करेंगे, नोट नंबर 6 के नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, राइट। और ये हमारा नोट नंबर 6 हमने किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो नोट नंबर 7 करेंगे। फ्रेंड हमको फाइंड करना है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज अ लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है। तो फ्रेंड्स लाइबिलिटी है, इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस हमको क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस, राइट। और फ्रेंड्स बहुत सिंपल बताता हूं, देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टैक्स पेड नहीं दिखाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाते हैं, याद रखना, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करना होता है हमको, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से लेना और यहाँ साइड यानी क्रेडिट साइड दिखाना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेना प्रोविजन, राइट। ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट लिया, नया प्रोविजन जो हुआ करंट ईयर में वो हमने लिया, कहां से निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से। अब सिंपली फ्रेंड्स ये अकाउंट क्लोज करो। जब अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा फ्रेंड्स ये रहेगा टैक्स पेड, राइट। याद करो हमको सिर्फ पेमेंट चाहिए, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो अमाउंट रहेगा ये हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स रहेगा। फिर से फॉर्मेट पे आ जाएंगे, देखना इनकम टैक्स पेड हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के किया, ठीक है। उसके बाद का अमाउंट देखना फ्रेंड्स, लेस लेस और ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फ्रेंड्स क्या होती है पहले समझ लेना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये होती है कि पहली बात तो ये नॉन रिकरिंग है और इसका बिजनेस से रिलेशन नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेशन नहीं है। नंबर 1 नॉन रिकरिंग है, नंबर 2 बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, राइट। जैसे गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया और फिर वो ग्रांट वापस भी ले लिया, ग्रांट लिया तो इनफ्लो हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ्लो। अगर ग्रांट वापस ले लेता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटफ्लो, राइट। या इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दिया, राइट, तो वो भी यहां पे आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने लेस और ऐड दोनों लिखा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनफ्लो है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, आउटफ्लो है तो लेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स और एक चीज ध्यान में रखो, फॉर्मेट में हम लोग प्लस माइनस की साइन नहीं बताने वाले हैं। तो अगर कैश इनफ्लो है तो आपको विदाउट ब्रैकेट बताना है, आउटफ्लो है तो ब्रैकेट में दिखाना है। जैसे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इनफ्लो है तो हमने विदाउट ब्रैकेट दिखाया, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू एम्प्लॉई ये आउटफ्लो है तो ये हमने ब्रैकेट में दिखाया, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स अब लास्ट में खत्म हो गया हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाँ ये सारा प्लस माइनस आप कर लो, आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा, ब्रैकेट में ए नाम दे देना, ठीक है। और ये फाइनल अमाउंट फ्रेंड्स बाहर भी दिखा देना आउटर कॉलम के अंदर, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से देखो, पहला अमाउंट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इसमें कैश सेल लेना और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स लेना। कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स नहीं दिया है तो उसका अकाउंट बना के फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मटेरियल, इसमें कैश परचेज और पेमेंट टू क्रेडिटर दिखाना है। पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं दिया तो उसका अकाउंट बना के फाइंड करो। फिर तीसरा पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
ये भी अगर नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का अकाउंट बनाओ, वहां से फाइंड करो। तीनों को प्लस कर लेना, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के फाइंड करो। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा, ये आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, खाली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं, राइट। तो इनफ्लो है तो ऐड करो, आउटफ्लो है तो ब्रैकेट में दिखाओ। ये सारा माइनस कर लेंगे, हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड एक्टिविटी हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल, फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट परचेस किया, सेल किया, यहां पे दिखाना पड़ेगा। परचेस किया तो आउटफ्लो, सेल किया तो इनफ्लो। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट परचेस सेल किया, वो यहां पे दिखाओ। लोन दिया है किसी को और जिसको लोन दिया था उसने हमको पैसा वापस किया है, वो भी यहां पे दिखाओ। और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, याद करो मैंने बताया था इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, वो भी दिखाना पड़ेगा। ये सारा प्लस कर लेंगे, हमको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और टोटल फिगर बाहर दिखाएंगे। तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो फ्रेंड्स, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, हाँ, इशू किया तो इनफ्लो हुआ, यहां पे दिखाओ। रिडम्पशन किया तो आउटफ्लो, यहां पे दिखाओ। ठीक है, लोन लिया, इनफ्लो दिखाओ। लोन का रिपेमेंट हुआ, आउटफ्लो, वो भी यहां पे दिखाओ। उसके अलावा डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं तो वो भी यहां पे आएगा। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, याद करो मैंने बताया था इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर है तो वो जाएगा फाइनेंसिंग में। ठीक है, टोटल कर लेंगे, टोटल यहां पे मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, टोटल हमको आउटर कॉलम में दिखाना है, यानी इसका मतलब फ्रेंड्स हम आउटर कॉलम में सिर्फ 3 एक्टिविटी के 3 फाइनल अमाउंट बाहर दिखाएंगे, ऑपरेटिंग का बाहर, इन्वेस्टिंग का बाहर और फाइनेंसिंग का बाहर, राइट। अब फ्रेंड्स, ये तीनों ऑपरेटिंग का जो फाइनल अमाउंट है इसको प्लस कर लेना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो हमको टोटल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा। टोटल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना, सिंपल है। देखो, आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइंड आउट कर लिया, प्लस इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फाइंड आउट कर लिया, प्लस फिर आपने फाइनेंसिंग कैश फ्लो फाइंड आउट कर लिया, इसको प्लस करो, राइट। ये तीनों का जो टोटल आएगा, ये टोटल ओपनिंग कैश फ्लो, क्लोजिंग कैश फ्लो का डिफरेंस रहेगा। मैंने साइन देखो बीच में इक्वल की डाली है, इसका मतलब आपका ओपनिंग कैश फ्लो और क्लोजिंग कैश फ्लो का जो डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस को हम चेंज बोलते हैं ना, चेंज इन कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो वही चेंज आपको मिलेगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो प्लस करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना, तीनों प्लस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द पीरियड, राइट, यानी ओपनिंग वाला हमको इसमें ऐड करना है। तो मैंने बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, इसमें कैश इन हैंड आएगा, आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आएगा, राइट। और बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, ये नेगेटिव कैश बैलेंस है, ये हमको माइनस करना है, राइट। तो ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया, ये सब ऐड किया, बैंक ओडी माइनस करके ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स, जब हम लोग ये ए प्लस बी प्लस सी हमने किया ना, मतलब ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को तीनों को प्लस किया था तो ये अमाउंट आया था, इसमें हम ओपनिंग ऐड करेंगे ना,
तो हमको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा। मतलब क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्लोजिंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और क्लोजिंग बैंक ओडी माइनस करके ये आपको फिगर मिलना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको 3 क्वेश्चन थोड़े से इजी करवा रहा हूं और बाद में हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली भी समझ में आना चाहिए किस तरीके से करना है हमको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन देख लेना और जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो ये बोलते जाना कि कौन से एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, तो देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available from the books of Exclusive Limited for the year ended 31st March 2015। ठीक है, तो पहला अमाउंट देखो, कैश सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख। हाँ, अब कैश सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख यानी ये ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है, एंड सेल्स ऑन अकाउंट, सेल्स ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट सेल। राइट, ये हमारा क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल का फिगर हम नहीं लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। राइट, कौन सा फिगर लेते हैं? पेमेंट टू डेप्टर का। तो कैश सेल का फिगर तो आएगा और पेमेंट टू डेप्टर आएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखो, पेमेंट ऑन अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेंट्री टोटल 7,80,000। राइट, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा अमाउंट है। पहला अमाउंट कलेक्शन है, दूसरा पेमेंट टू सप्लायर है, ये अपना पेमेंट टू सप्लायर है 7,80,000। हाँ, उसके बाद देखो तीसरा, कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेप्टर, डेप्टर से पैसा आया, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, है ना। तो पहला जो अमाउंट है हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, उसके अंदर कैश सेल्स आएगा 10 लाख और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स आएगा 7,60,000। तो दोनों मिलाकर 17,60,000 हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखना, रेंट पेड इन कैश। पेड इन कैश मतलब ये भी ऑपरेटिंग हो गया, है ना। और आउटस्टैंडिंग रेंट, तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं रिकॉर्ड करना, हमको सिर्फ पेमेंट चाहिए, कैश दिया कितना वो फिगर चाहिए। जो मैंने बताया था ना, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का अकाउंट बनाओ। राइट, वो अकाउंट कब बनाने का? जब पेमेंट वाला फिगर नहीं है तो बनाने का। यहां पर तो पेमेंट दिया ना उसने, रेंट पेड। राइट, डायरेक्टली हम लोग ये रिकॉर्ड कर लेंगे, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीसरा अमाउंट है। हाँ, तीसरा अमाउंट कौन सा? पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके बाद देखना, 4 लाख इक्विटी शेयर्स, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पार वैल्यू वेर इश्यूड फॉर 48 लाख। राइट, शेयर इश्यू किया, फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। उसके बाद इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर कैश। इक्विपमेंट यानी फिक्स असेट, फिक्स असेट खरीदेंगे या बेचेंगे, इन्वेस्टिंग में आएगा। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 10 लाख वॉज डिक्लेयर्ड बट येट टू बी पेड। येट टू बी पेड का मतलब पे नहीं हुआ, पे नहीं हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा जी नहीं। हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया पर पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। राइट, तो नहीं आएगा, पेमेंट होना चाहिए, कैश आया या गया होना चाहिए। नेक्स्ट, ₹4 लाख ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर वेर पेड। फ्रेंड्स, पिछले साल 4 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, वो इस साल पे किया। पे किया ना, कौन से साल का है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 साल पहले का क्यों नहीं होता। इस साल अगर पेमेंट हुआ है तो दिखाना पड़ेगा। राइट, फाइनेंसिंग में। अब इंट्रीम डिविडेंड हो कि फाइनल डिविडेंड हो, ये फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
An equipment having a book value of 1,60,000 was sold for 2,40,000. Equipment, fixed asset, investing में जाएगा, right? और cash account was increased by 37,20,000. अब फ्रेंड समझो, मैंने बताया था इंक्रीज हुआ कैश अकाउंट या डिक्रीज हुआ, इसका मतलब चेंज, ये चेंज हुआ, ठीक है। और चेंज का मतलब ओपनिंग कैश माइनस क्लोजिंग कैश, ठीक है। तो ये टोटल जो आया ना, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी करके आया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको वेरीफाई करना है कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी यानी ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ये करके इतना मिलता है क्या, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाओ। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं फॉर्मेट बनाने के लिए। हाँ, इन द बुक्स ऑफ exclusive limited, in the books of exclusive limited, कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में डायरेक्ट मेथड लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/15, राइट। फ्रेंड्स, पर्टिकुलर अमाउंट 3 कॉलम बना लो, उसके अंदर फर्स्ट लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फ्रेंड्स, एक 10 लाइन छोड़ना, 10 लाइन छोड़ के लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 8 से 10 लाइन छोड़ो, 8 से 10 लाइन छोड़कर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी, और एक 5 से 6 लाइन छोड़ देना, 5 से 6 लाइन छोड़ के लिखना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी सिर्फ इतना ही लिखो। ऑपरेटिंग के लिए 8 से 10 लाइन छोड़ो, इन्वेस्टिंग के लिए 5 लाइन छोड़ देना, 5 से 6 लाइन छोड़ देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें अमाउंट आते हैं, कैश सेल होता है और कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स होता है। तो कैश सेल देखना 10 लाख रुपए दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पे दिया है 10 लाख, प्लस थर्ड अमाउंट देखना, थर्ड अमाउंट कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल 7,60,000, राइट। ये कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स है 7,60,000। तो टोटल इनर में लिखना 17,60,000। नेक्स्ट लिखो पेमेंट टू सप्लायर, नेक्स्ट पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर में फ्रेंड्स फिर 2 अमाउंट आते हैं, एक आएगा कैश परचेज और एक आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर। हाँ, तो क्वेश्चन में कैश परचेज तो नहीं है, लेकिन देखो दूसरा पॉइंट पेमेंट टू क्रेडिटर दिया है, राइट। पॉइंट नंबर 2 देखना, पेमेंट ऑन अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब मटेरियल परचेस किया, उसका पेमेंट हुआ 7,80,000 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्यों दिखा रहे, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, राइट। अच्छा, तीसरा अमाउंट
पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट? पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स देखो हमारा क्या क्या हो गया, पहले वो सब देख लो, कुछ मिस नहीं होना है। हाँ, तो देख लो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में लिया। फिर पॉइंट नंबर 2, पेमेंट टू सप्लायर। पॉइंट नंबर 3, ये भी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में आया। ठीक है, ये 3 अमाउंट हमारे हो गए। अब देखो फोर्थ, रेंट 2,20,000 का पे किया, पेमेंट मिल गया ना, बस डायरेक्टली ले लो, यहाँ पे कॉपी कर लो। आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड नहीं करना, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे ना तो वो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस बन जाएगा। हमको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करना है, पेमेंट रिकॉर्ड करना है। दोनों में डिफरेंस है, पेमेंट मतलब कैश। ठीक है, तो 2,20,000 ले लो, ब्रैकेट में दिखाओ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पार वैल्यू है ना, 10 फेस वैल्यू है, वेर इश्यूड फॉर 48 लाख, राइट? 4 लाख शेयर हमने इश्यू किए और कैश आया कितना शेयर इश्यू करके फ्रेंड्स, 48 लाख, 48 लाख आया। तो ऐसे कैसे हुआ, देखो 4 लाख इंटू 10 अगर करेंगे तो 40 लाख होना चाहिए ना। तो 48 लाख कैसे आया? तो फ्रेंड्स प्रीमियम पे इशू किया होगा ना, राइट? तो 48 लाख को अगर आप 4 से डिवाइड कर लो तो 12 रुपीज आएगा, मतलब 2 रुपए के प्रीमियम से इशू किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम शेयर इशू करते हैं ना, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, तो याद रखो जो पार वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो तो फाइनेंसिंग में आएगा ही, प्लस प्रीमियम भी फाइनेंसिंग में आएगा। मतलब हमको पूरा 48 लाख फाइनेंसिंग में दिखाना है। तो आ जाओ फाइनेंसिंग के अंदर। फाइनेंसिंग में लिखना इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ₹48 लाख। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 48 लाख, राइट? और फ्रेंड्स इनफ्लो है ना, इनफ्लो है तो विदाउट ब्रैकेट, ठीक है, आउटफ्लो रहेगा तो ब्रैकेट में। चलो, तो ये भी हो गया, पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6, इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर कैश। इक्विपमेंट परचेज किया, फिक्स सेट परचेज किया, तो पैसा हमारे पास से जाएगा। कितना जाएगा? 16,80,000। अब बताओ कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग में। तो देखो परचेज ऑफ इक्विपमेंट, राइट? और परचेज किया मतलब आउटफ्लो, पैसा हमारे पास से जाएगा ना, तो 16,80,000 का आउटफ्लो। 16,80,000 का आउटफ्लो। चल उसके बाद देखना, डिविडेंड 10 लाख का डिक्लेयर किया लेकिन पे नहीं किया। ठीक है, तो ये आएगा ही नहीं, पे होना चाहिए तो ये आएगा ना, तो ये मैंने क्रॉस किया था, देखो ये नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद चलो 4 लाख, ₹4 लाख ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर वर पेड। प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया था, करंट ईयर में पे हुआ, करंट ईयर में पे हुआ ना, पे होना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से साल में डिक्लेयर हुआ ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमको चाहिए करंट ईयर में पेमेंट हुआ कि नहीं, करंट ईयर में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं, राइट? कैश आउटफ्लो हुआ है, और कौन से एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड, डिविडेंड पेड 4 लाख,
राइट, ब्रैकेट में दिखाओ क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है, आउटफ्लो। क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है, आउटफ्लो। चल, उसके बाद फ्रेंड्स डिविडेंड पेड हो गया। अब देखो, एन इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 1,60,000, बुक वैल्यू कितने की थी? 1,60,000 की, वो सोल्ड फॉर 2,40,000, है ना? तो फ्रेंड्स 1,60,000 आएगा कि 240 आएगा, सोच के बताओ। तो 240 आएगा ना, क्योंकि 240 में बेचा, मतलब कैश आया कितना होगा? 240 आया होगा। तो 240 हमको दिखाना है, राइट? और कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग में। तो सेल ऑफ इक्विपमेंट, राइट? कैश इनफ्लो 240, 2,40,000, ठीक है? अच्छा, इसमें ना फ्रेंड्स और एक चीज ध्यान में रखो, एग्जाम में तुमको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे असेट का बुक वैल्यू दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे 1,00,000 का असेट था, बुक वैल्यू 10,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो 1,00,000 का बुक वैल्यू 10,000 प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो सेल मिलेगा, है ना? 1,10,000, तो हमको सेल लेना है, ये सेल कैश फ्लो है, ठीक है? और ऐसे भी हो सकता है कि मशीनरी सेल किए, मशीनरी की बुक वैल्यू इतनी थी और लॉस पे सेल किए। तो फ्रेंड समझना, लॉस पे सेल किए तो माइनस करना। जैसे 1,00,000 की मशीनरी थी और 10,000 के लॉस पे बेचे, तो मतलब कितने में बेचे? 90,000 में, राइट? तो सेल नहीं दिया है तो फाइंड भी कर सकते। प्रॉफिट में बेचा है तो बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, लॉस में बेचा तो बुक वैल्यू माइनस लॉस, ठीक है? तो चलो आ जाओ, अब खत्म हो गया अपना, टोटल करेंगे, इसका टोटल करो। तो देखो फ्रेंड्स, पहले ये तीनों का टोटल करो, ये तीनों का टोटल करो, कितना होता? 17,60,000 17,60,000 माइनस करेंगे 7,80,000 माइनस करेंगे 2,20,000, राइट? फ्रेंड्स ये आएगा 7,60,000। इस 7,60,000 को हम बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है? इसके बाद हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को दिया ही नहीं है, कैश। अच्छा, टैक्स पेड, तो फ्रेंड्स टैक्स पेड भी नहीं है हमारे पास, डैश। हाँ, क्वेश्चन में देख लो, टैक्स पेड भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा 7,60,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? ब्रैकेट में ए लिख लेना, और इसको टोटल को बाहर ले लेना, 7,00,000 टोटल को बाहर ले लेना। उसके बाद इन्वेस्टिंग क्लोज करो, इन्वेस्टिंग क्लोज करो। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग देखना, 2,40,000, 2,40,000 पॉजिटिव है, इनफ्लो है, उसमें से माइनस करो 16,80,000, राइट?
तो फ्रेंड्स 14,40,000 आएगा नेगेटिव, हाँ ब्रैकेट में आएगा 14,40,000, राइट। तो इसको भी बाहर ले लो, फाइनल फिगर है ये हमारा। तो यहां लिख लेना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद फाइनेंसिंग में दो अमाउंट थे, इसको भी टोटल कर लो, ठीक है। तो 48 लाख का इनफ्लो था, 4 लाख का आउटफ्लो था, मतलब नेट 44 लाख का इनफ्लो। ये 44 लाख बाहर ले लो, फाइनल फिगर है। और यहां लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। और फ्रेंड्स ये तीनों का एग्रीगेट कर लेना, ऑपरेटिंग का टोटल, इन्वेस्टिंग का टोटल और फाइनेंसिंग का टोटल, राइट। तो देख लेना, ऑपरेटिंग का हमारा 7,60,000 आया था इनफ्लो, उसमें से हम माइनस करेंगे 14,40,000, 14,40,000, ठीक है। और फ्रेंड्स प्लस करेंगे 44 लाख, तो 37,20,000 आना चाहिए। $37,20,000 आना चाहिए, राइट। अब ये क्या रहेगा 37,20,000, ये हमारा टोटल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा। टोटल चेंज भी लिख सकते हैं, टोटल इंक्रीज भी लिख सकते हैं, राइट। पॉजिटिव आ रहा है मतलब इतना कैश हमारा इंक्रीज हुआ। अब देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ओपनिंग कैश नहीं है, डैश डाल दो, क्लोजिंग कैश भी नहीं है, ये भी डैश डाल दो, राइट। यहीं पे हमारा आंसर एंड हो जाएगा। अब हमारा आंसर हमने राइट किया कि रॉन्ग किया, वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है। क्वेश्चन में देखो ये वाला फिगर दिया है इन्होंने, 17,20,000 वाला फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लास्ट अमाउंट, द कैश अकाउंट वॉज इंक्रीज्ड बाय 37,20,000, राइट। तो वही हमारा आंसर भी आया। तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3, M Limited gives you the following information for the year ended 31st March 2016, ठीक है। तो देख लो, सेल्स फॉर द ईयर टोटल्ड 96 लाख, द कंपनी सेल्स गुड्स फॉर कैश ओनली, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पे ये समझ लो कि क्रेडिट सेल हो ही नहीं रहा है, तो डेट कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स भी नहीं होगा, तो भूल जाओ। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में सिर्फ एक ही अमाउंट आएगा, कौन सा, 96 लाख का, राइट। तो फ्रेंड्स ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग के अंदर। उसके बाद देखो दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 60% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ ना वर्किंग करना स्टार्ट करो, वर्किंग करना स्टार्ट करो। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है 96 लाख का 60%, देखो सेल्स का 60% दिया हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स 96 लाख का 60% करेंगे, तो फ्रेंड्स 57,60,000 आएगा, 57,60,000, राइट।
ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों फाइंड किया है, ये समझो क्यों फाइंड किया। तो देखो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा ये एक फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो फ्रेंड्स, हमको ये फॉर्मूला यूज करके परचेसेस फाइंड आउट करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फटाफट वर्किंग करते जाओ मेरे साथ। 57,60,000 ये सीओजीएस है हमारे पास, ये हमारे पास सीओजीएस है, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, परचेज हमको फाइंड आउट करना है। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस दिया है। अगर आप क्वेश्चन में देखो, पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 43,000, यानी फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है 43,000 से, राइट। तो फ्रेंड्स समझना बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब दोनों को माइनस करके दिया है। वो बोल रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 43,000 ज्यादा है मतलब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंस डायरेक्टली हम लोग माइनस 43,000 कर सकते हैं ना। आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करो या उसका डिफरेंस रिकॉर्ड कर लो, एक ही बात है। अच्छा देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप अज्यूम करो ओपनिंग स्टॉक नील है, राइट। अब ओपनिंग स्टॉक अगर नील अज्यूम किया तो क्लोजिंग स्टॉक 43,000 ज्यादा है बोला ना, तो नील से 43,000 ज्यादा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा 43,000 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये -43,000 लेफ्ट में आके +43,000 हो जाएगा, तो हमको परचेस का फिगर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स 57,60,000 उसमें 43,000 प्लस कर लो, 57,60,000 प्लस 43,000, तो फ्रेंड्स 58,03,000 आएगा। 58,03,000 का परचेज आया, ठीक है। अब सोचो हमने परचेज क्यों फाइंड आउट किया है। तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा जो दूसरा अमाउंट है, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मटेरियल, उसमें हम कैश परचेज दिखाते हैं और पेमेंट टू क्रेडिटर दिखाते हैं, बराबर है क्या, ठीक है। देखो, परचेज हमको मिल गया, ये परचेज कौन सा मिला, टोटल परचेज मिला, टोटल परचेज मिला। अब क्वेश्चन में देखो, पॉइंट नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देखना। क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स ऑन 31/3/16 यानी क्लोजिंग क्रेडिटर एक्सीडेड दोज ऑन 31/3/15 यानी ओपनिंग क्रेडिटर बाय 23,000। इसका मतलब फ्रेंड्स वो ये बोल रहा है कि क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 23,000 से, राइट। तो याद करो, जब मैंने फॉर्मेट बताया था तो मैंने आपको बताया था पेमेंट टू क्रेडिटर कैसे फाइंड करना। तो पेमेंट टू क्रेडिटर फाइंड करने के लिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का कंबाइंड अकाउंट हमको बनाना है। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का कंबाइंड अकाउंट बनाना है, राइट। ये जो परचेज हमने फाइंड किया है क्या, ये क्रेडिट परचेज है, पेमेंट नहीं है, क्रेडिट परचेज है, ठीक है। चलो देखो, इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी फ्रेंड समझो, क्वेश्चन में
ओपनिंग और क्लोजिंग ये दिया नहीं है हमको। ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसका डिफरेंस दिया है। क्या डिफरेंस दिया? क्लोजिंग क्रेडिटर ज्यादा है ओपनिंग क्रेडिटर से। कितने से ज्यादा है? 15,000 से। बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका बताता हूं, टेंशन मत लेना जरा भी। ओपनिंग बैलेंस को नील अज्यूम कर लो, तो क्लोजिंग कितना रहेगा फिर? 23,000 है। ठीक है, तो चलो अब परचेज हमने फाइंड आउट किया है ना, बाय क्रेडिट परचेसेस। कितना फाइंड? 58,03,000। 58,03,000 फाइंड किया था। अब अकाउंट क्लोज कर लो। 58,03,000 टोटल। राइट। अब 58,03,000 में से 23,000 लेस कर लो, तो बैलेंस जो आएगा ये रहेगा पेमेंट टू क्रेडिटर। तो टू कैश करो या टू बैंक करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आना चाहिए 57,80,000। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा अमाउंट है, पेमेंट टू सप्लायर या पेमेंट टू क्रेडिटर। ये समझा कि कैसे आया सुमित? समझा कैसे आया अमाउंट? हाँ, तो अभी देखो, मैं फिर से बता रहा हूं कैसे किया, देखना। पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड किया, ये हमको बोला था सेल्स का 60% है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करके परचेज फाइंड किया, ये क्रेडिट परचेज था। फिर हमने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, क्रेडिटर के अकाउंट में ये परचेज दिखाया यहां पर। ठीक है, और अकाउंट क्लोज करके हमने पेमेंट टू क्रेडिटर फाइंड आउट किया। ठीक है, अच्छा देखो, एक काम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में है ना, इंपॉर्टेंट जो था वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोग कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर दिखा देना, कितना? 96 लाख। ये अपना पहला अमाउंट है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। दूसरा पेमेंट टू सप्लायर हमने फाइंड आउट किया वर्किंग नोट करके, कितना? ये 57,80,000। राइट, तो पहले दो अमाउंट हमारे हो गए। तीसरा अमाउंट हमारा है पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। राइट, अब देखो यहां पे वो कहां दिया है, तो कहीं पर दिख रहा नहीं है वो, यहां पर है, देखना। पॉइंट नंबर 6 रीड करो। पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट फॉर द ईयर 3,15,000। तो फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये तो हमको लेना नहीं है, इसको छोड़ दो। अदर एक्सपेंसेस टोटल 21,45,000। फ्रेंड्स अदर एक्सपेंसेस मतलब वही अपना सैलरी और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 21,45,000। लेकिन फ्रेंड्स 21,45,000 इन्होंने हमको एक्सपेंसेस बोला है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये पेमेंट नहीं है। एक्सपेंसेस मतलब एक्रूअल के हिसाब से है ना, तो पेमेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब पेमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो याद करो मैंने बताया था, अगर पेमेंट नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कंबाइंड अकाउंट हम बनाएंगे। तो यहां देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दिया है 82,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 91,000। राइट, तो फटाफट वर्किंग नोट नंबर 2 करो। मैं खाली वर्किंग करा रहा हूं, स्टेटमेंट आपको होमवर्क करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। राइट, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दिखाओ, क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी है ना। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिखाओ डेबिट में। क्वेश्चन में देखना, ओपनिंग बैलेंस था 82,000, डेट से मालूम पड़ रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस है
91,000, 82, 91, 82 एंड 91, ठीक है। और फ्रेंड्स जो एक्सपेंसेस वाला फिगर है कितना, 21,45,000 एक्सपेंसेस वाला फिगर, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है, इसको हमको यहां से अपोजिट साइड लेना पड़ेगा। 21,45,000, राइट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको क्लोज करने पर हमको पेमेंट वाला फिगर मिल जाएगा। इसको क्लोज करो, $21,45,000 प्लस 82,000 और माइनस कर लो 91,000, 21,36,000 आएगा। 21,36,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक, बैलेंसिंग फिगर। और फ्रेंड्स ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीसरा अमाउंट है, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट, 21,36,000। चलो उसके बाद देखो, मशीनरी एंड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 10,27,500 इन ऑल वेयर परचेज, राइट, मशीनरी और फर्नीचर परचेज किए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, फिर शेयर इशू किया, 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपीज का एक शेयर है, 3 रुपीज के प्रीमियम से इशू किया, मतलब 13 रुपीज से इशू किया। तो फ्रेंड्स 50,000 इंटू 13 करना तो हमको कैश मिल जाएगा, और ये फाइनेंसिंग में जाएगा ना, इशू ऑफ शेयर है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड 4 लाख का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स को, मतलब कैश में दिया, फाइनेंसिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ अपना आंसर खत्म हो रहा है। आपने क्या करना, ऑपरेटिंग फाइंड कर लेना, कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग में एक ही अमाउंट है 7 नंबर का, राइट, और फाइनेंसिंग के अंदर 2 अमाउंट है। हाँ ये ध्यान में रखो, 5 नंबर का पॉइंट, टैक्स पेड दिया हुआ है 7 लाख, पेड मतलब कैश में दिया हुआ है, कहां पे आएगा हमारे स्टेटमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। हम लोग कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स करते हैं ना, उसके बाद 7 लाख, राइट। लास्ट में क्या करना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल कर लेना। टोटल करने पर हमको मिलेगा टोटल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऐड करना। लास्ट 10 नंबर का पॉइंट देखो, कैश इन हैंड एंड बैंक एज एट 31,315, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ, राइट। तो फ्रेंड्स ओपनिंग ऐड करेंगे ना तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मिलना चाहिए। अपना फॉर्मेट याद करो, लास्ट में हम ओपनिंग कैश ऐड करते हैं तो क्लोजिंग कैश हमको मिलना चाहिए, ठीक है।